गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं हर्षिता यादव, आपकी हिंदी टीचर। तो इससे पहले मैं आपको कृतिका से चैप्टर 1 पढ़ाया था मैंने, और उसका क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया था। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको क्षितिज गद्य खंड से चैप्टर 12 पढ़ाऊँगी। मतलब गद्य खंड ऐसे देखेंगे तो चैप्टर 12 है, और गद्य खंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चैप्टर 3 है। तो आज मैं उसे आज आपको बताऊँगी। तो जो गद्य खंड से चैप्टर 3 है वो यशपाल के द्वारा लिखा हुआ लखनवी अंदाज है। तो चलिए मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ और पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम लेखक के बारे में आपको बताएंगे कि लेखक और उनका परिचय। तो यशपाल के द्वारा लिखा है, मैं इनका जीवन परिचय आपको बताती हूँ कि यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1903 में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। प्रारंभिक में शुरू की जो मतलब शिक्षा थी, स्वाधीनता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय लाहौर में हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ? 1903 में, और मृत्यु कब हुई? 1976 में। और इनका परिचय किससे था? भगत सिंह और सुखदेव से। इनकी रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि। उपन्यास झूठा सच, अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, देशद्रोही। जो झूठा सच है यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। निबंध कौन कौन से हैं? न्याय का संघर्ष, चक्कर, क्लब, बात बात में बात, और संस्मरण, सिंहावलोकन, गांधीवाद की 100 परीक्षा। साहित्यिक विशेषताएं। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। उनकी रचनाएं सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के विरुद्ध मुखर है। यशपाल की कहानियां मार्क्सवादी विचारधारा से परिपुष्ट यथार्थवाद पर आधारित है। यही कारण है कि इनकी कहानी के कथानक मध्यम वर्गीय जीवन के खोखलेपन का पर्दाफाश करते हैं। किसके बारे में ज़्यादा इनकी कहानियाँ किसका बताती हैं? मध्यम वर्ग के। जो रहता तो मध्यम वर्ग है, लेकिन वो खोखला रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा कहते हैं कि संघर्ष का जो वर्ग होता है वो मध्यम वर्ग ही होता है। खोखलापन होता है, दिखावटीपन इसमें ज़्यादा होता है। भाषा शैली के क्षेत्र में यशपाल जी ने प्रेमचंद्र का पूर्ण अनुसरण किया है। उनकी भाषा जन सामान्य की सामान्य भाषा है। कहीं कहीं भाषा का संवेदनात्मक रूप भी देखने को मिला है। इनकी भाषा में बोल चाल के अरबी, फारसी व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। तो इस पाठ का सारांश है लखनवी अंदाज। लेखक को पास ही कहीं जाना था। पैसेंजर ट्रेन चलने को तैयार खड़ी थी। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वह आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए नई कहानी के बारे में सोच सकेगा। कौन? यशपाल। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ा, किंतु आशा के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। सामने ही 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक डिब्बे में चढ़ आना उन सज्जन को भाया नहीं। जो लखनऊ के नवाबों का शहर किसके कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। उसका असंतोष नवाब के चेहरे से साफ झलक रहा था। नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट शायद इसलिए लिया था कि वे अकेले यात्रा कर सकेंगे, और अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करते देखे। खीरे भी उन्होंने वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे, लेकिन अब किसी के सामने खीरे कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से उनकी ओर देख रहे थे, तिरछी आंखों से। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और कहा, आदाब अर्ज। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे?
लेखक को नवाब का सहसा भाव परिवर्तन करना कुछ जचा नहीं। लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। लेखक ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया। नवाब ने बहुत तरीके से खीरे धोकर छीले, काटे और जीरा मला, नमक मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने का आग्रह किया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक ने दूसरी बार पेट खराब होने के कारण इच्छा न होने का बहाना बनाया। वैसे तो लेखक का मन खीरे खाने का हो रहा था, किंतु एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बहाना बनाया। अब नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। खीरे के स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में बनी लार को गले से उतारा। उसके बाद उन्होंने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार नवाब साहब एक एक फाँक को उठाकर सूंघते और खिड़की के बाहर फेंकते गए। सब फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछे, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। थोड़ा सा खाते हैं फिर वो फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे के इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाबी दिखा रहे थे। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के स्वाद और गंध की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। तो उन्हीं जो नवाब साहब थे, उन्हीं से इन्होंने अपने कहानी का ढूंढ लिया, जिसके लिए ये ट्रेन के डिब्बे में पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में बैठे थे और कह रहे हैं कि जब सिर्फ सूंघ कर और गंध से पेट भर जाने और इसकी कल्पना की जा सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। तो इस कहानी को मैं आपको पूरा चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, जिसमें अभी आपने पढ़ा कि लेखक यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं आज पैसेंजर ट्रेन में जाता हूँ। उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, सोचा उसमें आराम से जाऊँगा। तो उन्होंने देखा उसमें एक लखनऊ का नवाब है, जो किस तरीके से खीरे को खा रहे थे, चक्के और फेंक दे रहे थे। तो उसी से इन्होंने सोचा कि मैं भी कहानी इसी तरीके से लिख सकता हूँ। तो आज आपका होमवर्क है, यशपाल का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाएँ। तो इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।